हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी बढ़िया हूँ। होप सो आप भी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे दिसंबर अटैम्प्ट के लिए। तो अब तक हमारे जितने भी चैप्टर ऑडिट में हो चुके हैं उनका टेस्ट कंडक्ट हो चुका है। मैंने आपको स्टैंडर्ड्स में ऐसे करवा दिए थे, 500 से लेके हमने 520 तक कवर अप कर लिए थे। 400 की सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो गई थी। 600 में भी हमने 600 एंड 620 कवर अप कर लिया था। तो हमारे इतने स्टैंडर्ड्स हो चुके थे अब तक। तो स्टैंडर्ड्स हमारे बीच में रह गए थे क्योंकि चैप्टर्स हमारे लेंथी आने स्टार्ट हो गए, तो चैप्टर्स के लेंथ की वजह से हम स्टैंडर्ड्स साथ के साथ कवर अप नहीं कर सके। तो अभी मैं आपको पहले स्टैंडर्ड्स करवा रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अभी हम पहले स्टैंडर्ड्स कवर अप करेंगे, देन हम मूव ऑन करेंगे वापस से चैप्टर्स की तरफ। तो हम स्टैंडर्ड्स कवर अप कर रहे हैं पहले। तो मैं आपको क्विक रीकैप दे देती हूँ। 500 की सीरीज़ पहले ख़त्म करेंगे, तो 520 तक आपको क्विक रीकैप दे देती हूँ जो हमारे ऐसे हो चुके हैं। तो 500 किसका है? हमारा ऑडिट एविडेंस का। ऑडिट एविडेंस क्या है? ऑडिट एविडेंस मतलब कि ऐसे कौन से एविडेंस हैं जिनको ऑडिट एविडेंस माना जाएगा, मतलब कि जो हमारे वर्किंग पेपर का पार्ट बनेंगे, जो हमें ओपिनियन तक लेके जाएंगे, ओपिनियन तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे, और जिनको हम वर्किंग पेपर का पार्ट बना के अपने ओपिनियन रीच करेंगे, तो उसे बोला जाता है ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट भी होने चाहिए, अप्रोप्रिएट भी होने चाहिए, मतलब क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही होने चाहिए हमारी ऑडिट एविडेंस की। क्वालिटी भी होनी चाहिए एंड क्वांटिटी भी होना चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा कि मेथड्स कौन कौन से हैं, आप ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ये मेथड्स हैं हमारे ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के। तो इन मेथड्स को हम यूज़ करते हैं जिससे हम अपने एविडेंसेस को कलेक्ट कर पाते हैं, जिससे हम ओपिनियन रीच कर सकते हैं। तो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के ये मेथड्स हैं। ये मेथड्स ऐसे मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आए कि मेथड्स बता दीजिए। इनमें से कुछ मेथड्स पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स का होता है, मतलब कि हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। ऑब्जर्वेशन मैनेजमेंट के प्रोसीजर को ऑब्जर्व करते हैं। इंक्वायरी मैनेजमेंट से पूछताछ करना, उनसे क्वेश्चनर पूछना ऑरली। फिर उसके बाद एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम 505 में डील करते हैं। रीकैलकुलेशन हमारा है कि रीकैलकुलेट करके देखना, रीपरफॉर्मेंस वापस से वो मेथड दोबारा परफॉर्म करना। एंड द लास्ट वन इज एनालिटिकल प्रोसीजर, जो 520 है हमारा, जो हम वहाँ पे डील करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल कौन से ऑडिट एविडेंस ज़्यादा रिलायबल माने जाते हैं। मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस कौन से हैं, मतलब कौन से एविडेंसेस को हम ज़्यादा रिलायबल सोर्स मानेंगे और उनको ऑडिट एविडेंस की तरह ले लेंगे। तो एक्सटर्नल रिलायबल होते हैं इंटरनल से। इंटरनल कब रिलायबल होते हैं? इंटरनल कंट्रोल अच्छा होता है। रिटर्न रिलायबल होते हैं ओरल से। ओरिजिनल रिलायबल होते हैं फोटोकॉपी से। और जो ऑडिटर डायरेक्टली ऑब्टेन करता है वो रिलायबल होते हैं इनडायरेक्टली ऑब्टेन से। तो कौन से एविडेंस मोस्ट रिलायबल माने जाएंगे? एक्सटर्नल इंटरनल से। इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छा है तो इंटरनल भी रिलायबल होंगे। रिटर्न ओरल से, ओरिजिनल फोटोकॉपी से, एंड डायरेक्टली जो ऑब्टेन होते हैं वो इनडायरेक्टली ऑब्टेन से। फिर उसके बाद इन्होंने बोला मैनेजमेंट एक्सपर्ट को हम ऑडिट एविडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन होता है? जो कंपनी ने एक्सपर्ट बुलाया है, जो एक सर्टिफिकेट या रिपोर्ट इशू करता है जिसके बेस पे कंपनी अपने एफएस को कंप्लीट करती है। जैसे मान लीजिए एक्चुरियल प्रोसेस करवाई है, कोई रिजर्व की वैल्यूएशन करवाई है, कोई टैक्सेशन मैटर्स को लेके किसी की एडवाइस ली है, कंसल्टेंसी ली है, जिसके बेस पे प्रोविजंस बने हैं। तो ऐसा कोई एक्सपर्ट मैनेजमेंट ने बुलाया है और उससे सर्टिफिकेट लिया है, तो क्या उस एक्सपर्ट की रिपोर्ट को हम ऑडिट एविडेंस मानेंगे, मतलब कि उस एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर रिलाई करेंगे। तो वो कैसे पता लगेगा? सबसे पहले उसकी कॉम्पिटेंसी चेक होगी। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है? उसका प्रीवियस वर्क देख लेंगे, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस देख लेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे एक्सपर्ट के साथ, अदर्स के साथ। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? पब्लिश करेंगे बुक्स। अगर उसने कोई बुक्स पब्लिश कर रखी है तो वो चेक कर लेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन देख लेंगे, उसका एक्सपीरियंस देख लेंगे। तो हम ये सब देखेंगे उसकी कॉम्पिटेंसी में। फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे? मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क, मतलब कि जो उसने सर्टिफिकेट दिया है वो कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करके, कौन से लॉ रेगुलेशन फॉलो करके, कौन से मेथड्स फॉलो करके दिया है, मतलब कि उसने जो एरिया ऑफ स्पेशलिटी क्या है उसका, तो वो सब चेक करके हम देखेंगे कि उसका वर्क कैसा है। फिर लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे रेलिवेंस रीजनेबलनेस। कैसे देखेंगे रेलिवेंस रीजनेबलनेस? 3 चीज़ों की, फाइंडिंग कंक्लूजन, अजम्पशन मेथड और सोर्स डाटा की। मतलब हम ये देखेंगे कितने रेलिवेंट और कितने रीजनेबलनेस है उसकी फाइंडिंग कंक्लूजन, उसका सोर्स डाटा और उसने जो अजम्पशन ली है वो। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सपर्ट को इवैल्यूएट करेंगे कि हमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट को ऑडिट एविडेंस लेना है या नहीं लेना है। तो ये था हमारा SA 500। तो SA 500
क्या है हमारा ऑडिट एविडेंस। 3 पार्ट में डिवाइड है हमारा ये ऐसे। मेथड ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के, कौन से एविडेंस मोस्ट रिलायबल माने जाते हैं, और लास्ट वन इज़ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट में भी हमारे 3 पार्ट हैं। फिर उसके बाद कॉम्पिटेंसी, अंडरस्टैंडिंग वर्क की अंडरस्टैंडिंग, रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस, 3 चीज़ों का, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, सोर्स डाटा, मेथड एंड अजम्पशन। तो ये है हमारा पूरा ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 501। 501 का नाम भी ऑडिट एविडेंस है, पर आगे क्या बोलता है वो, स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम। सिलेक्टेड आइटम को स्पेसिफिक कंसीडरेशन देना है। अब सिलेक्टेड आइटम इसने खुद ने बताइए इसके लिए क्या है, इन्वेंट्री, सेगमेंट रिपोर्टिंग, लिटिगेशन एंड क्लेम। तो ये 3 इसके लिए हैं, इन्वेंट्री, सेगमेंट रिपोर्टिंग, लिटिगेशन एंड क्लेम। अब ये बोलता है 501 में ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम। तो इसने 3 चूज़ की, इन्वेंट्री, सेगमेंट रिपोर्टिंग, लिटिगेशन एंड क्लेम। अब आते हैं हम नेक्स्ट लिटिगेशन क्लेम। लिटिगेशन क्लेम की अगर वेरिफिकेशन आ जाती है पेपर में, क्या लिखना है, IRR, इंक्वायरी रिव्यू। इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से, रिव्यू करेंगे बोर्ड मिनट्स का, एंड देन रिव्यू करेंगे लीगल एक्सपेंस अकाउंट का। फिर उसके बाद अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देती है उस लीगल कंसल्टेंट से मिलने के लिए, मान लीजिए मैंने मैनेजमेंट को बोला है एज ए ऑडिटर कि मुझे आपके लीगल कंसल्टेंट से एक बार मिलना है पर्सनली, तो अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देती है तो हम क्या करेंगे, रीज़न जानेंगे, इम्प्लीकेशन देखेंगे और मॉडिफाई कर देंगे एज पर 705। ठीक है, तो लिटिगेशन क्लेम में क्या है, वेरिफिकेशन IRR, इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट, रिव्यू लीगल एक्सपेंस अकाउंट, रिव्यू बोर्ड मिनट्स। फिर उसके बाद अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देती है तो रीज़न, इम्प्लीकेशन, देन मॉडिफाई एज पर 705। फिर उसके बाद सेगमेंट रिपोर्टिंग की वेरिफिकेशन क्या है, सेगमेंट रिपोर्टिंग में हम क्या लिखेंगे, एज पर FRF सेगमेंट रिपोर्टिंग हुई है और मैनेजमेंट ने मेथड अजम्पशन कौन से लिए हैं, कौन से सेगमेंट इंक्लूड किए हैं, कौन से एक्सक्लूड किए हैं, किस बेस, क्या क्राइटेरिया ले है सेगमेंट रिपोर्टिंग का। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ने कौन से अजम्पशंस ली हैं मेथड के साथ साथ, और AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 लगता है, या जो भी आपका इंड एस आप वो भी लिख सकते हैं, तो उसका कंप्लाइंस किया है या नहीं किया है। फिर उसके बाद इन्वेंट्री में जनरल प्रोसीजर है और स्पेसिफिक प्रोसीजर है। जनरल प्रोसीजर में हम क्या चेक करते हैं, इवैल्यूएट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, टेस्ट काउंट करेंगे। तो ये प्रॉपर, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, स्पेसिफिक प्रोसीजर अगर पेपर में आ भी जाता है तो आपको जनरल प्रोसीजर तो लिखना ही लिखना है। तो जनरल प्रोसीजर क्या है हमारा, सबसे पहले हम इवैल्यूएट करेंगे, मतलब डिटरमाइन करेंगे कि मैनेजमेंट क्या प्रोसीजर लगाती है, ऑब्जर्व करेंगे मैनेजमेंट का प्रोसीजर, फिर हम इंस्पेक्ट करेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, और फिर टेस्ट काउंट, मतलब सैम्पल बेस पे खुद भी चेकिंग कर लेंगे। स्पेसिफिक प्रोसीजर में 4 केस बेस्ड सिनेरियोज हैं, हमारे केस स्टडीज़ हैं। इन्वेंट्री अगर अदर देन बैलेंस शीट डेट काउंट होती है, जैसे हम बैंक ऑडिट में जाते हैं तो कैश अदर देन बैलेंस शीट डेट काउंट होता है, तो वहाँ पे क्या बनती है, रिकन्सिलेशन, रिको बन जाती है बैलेंस शीट डेट और जिस डेट पे काउंटिंग हो रही है उनके बीच की ट्रांजैक्शंस की। अगर जिस दिन इन्वेंट्री काउंट हुई उस दिन ऑडिटर आ नहीं पाया, तो जिस दिन काउंटिंग हुई है और अब ऑडिटर ऑल्टरनेट डेट पे काउंट कर ले, ये सजेशन है, तो उस ऑल्टरनेट डेट से और जिस दिन काउंटिंग हुई है उसके बीच की ट्रांजैक्शंस को हम चेक कर लेंगे, तो उसे बोलते हैं इंटरवेनिंग पीरियड की ट्रांजैक्शंस। ओके, फिर उसके बाद अगर इम्प्रैक्टिकेबल है, आ ही नहीं सकता, जैसे कोविड में था कि हम नहीं जा सकते, बैंक ऑडिट वर्चुअली हुई थी, तो इम्प्रैक्टिकेबल है, आ ही नहीं सकता, तो उस केस में मॉडिफाई दे देगा अपना ओपिनियन एज पर 705। और अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी है तो हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन ले लेंगे थर्ड पार्टी से, फिर उसके बाद हम किसी अनदर ऑडिटर को भेज के कंफर्म कर सकते हैं और इंस्पेक्शन कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स का, और खुद भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन है। तो ये हमारा हुआ 501। 501 का नाम क्या, ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम। सिलेक्टेड आइटम कौन कौन सी हैं यहाँ पे, इन्वेंट्री, सेगमेंट रिपोर्टिंग, लिटिगेशन क्लेम। लिटिगेशन क्लेम में क्या है, IRR, इंक्वायरी रिव्यू, और सेगमेंट रिपोर्टिंग में वेरिफिकेशन है। इन्वेंट्री में 2 प्रोसीजर हैं, जर्नल स्पेसिफिक। जर्नल में इवैल्यूएट, ऑब्जर्व, इंस्पेक्ट, टेस्ट काउंट। स्पेसिफिक में 4 कंडीशन है, अदर देन बैलेंस शीट डेट, अनएबल टू अटेंड, इम्प्रैक्टिकेबल टू अटेंड, और थर्ड पार्टी के पास पड़ा है। ठीक है, तो ये था हमारा 501। नेक्स्ट आ जाइए 505। 505 क्या है हमारा, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन।
एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होती है, किसी थर्ड पार्टी से ऑडिटर कुछ बैलेंसेस कंफर्म करता है, जो उस ट्रांजैक्शन उसकी कंपनी के साथ हुई है उस ट्रांजैक्शन को कंफर्म करता है ऑडिटर खुद। तो ये डायरेक्ट एविडेंस होता है, ऑडिटर को डायरेक्ट रिस्पॉन्स आता है थर्ड पार्टी से, तो ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑडिटर लेता है। ये दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि चाहे पार्टी अग्री कर रही है आपकी बात से चाहे डिसअग्री कर रही है, रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा पार्टी का। और नेगेटिव में जब पार्टी डिसअग्री करेगी ना तभी रिस्पोंड करेगी, मतलब यहाँ अजम्पशन का स्कोप रहता है कि अगर पार्टी ने रिस्पोंड नहीं किया तो ऑडिटर ये मान लेगा कि पार्टी अग्री कर रही है हमारी बात से। ठीक है, अब आते हैं 505 में। मीनिंग बता दिया मैंने, टाइप बता दिया आपको। एग्जाम्पल क्या है एरिया एक्सटर्नल कंफर्मेशन के, तो जितने भी थर्ड पार्टी हमारी बैलेंस शीट में वो सारी लिख दो। बैंक, फिर उसके बाद BRBP, क्राइटर डेटर, थर्ड पार्टी के पास कोई टाइटल डीड पड़ी है, कोई इन्वेंट्री पड़ी है, कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, तो वो सब हमारी आ जाएगी। कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी है तो वो सब एग्जाम्पल एरियाज में आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर, DSDS, डिटरमाइन, सिलेक्ट, डिज़ाइन एंड सेंड एंड फॉलो अप। सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे कौन सी कंफर्मेशन भेजनी है, सिलेक्ट करेंगे थर्ड पार्टी को किन किन से मंगवानी है, जरूरी थोड़ी है सारी डेटर या क्राइटर से मंगवाएंगे हम। फिर डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, ऑनलाइन भेजना है, कैसे भेजना है, कोरियर से भेजना है, वो सब। फिर उसके बाद हम सेंड एंड फॉलो अप, सेंड करेंगे और उसको फॉलो अप करेंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर है DSDS। एक क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ से, डिज़ाइन करते हुए कौन से फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए, तो लेआउट एंड प्रेजेंटेशन कैसा होगा हमारी एक्सटर्नल कंफर्मेशन का। फिर उसके बाद प्रायर एक्सपीरियंस देख लेंगे कि पिछली बार कैसा एक्सपीरियंस था अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन ली थी तो इस पार्टी से। मैनेजमेंट अथोराइजेशन ऑब्वियस चीज़ है, थर्ड पार्टी हमें नहीं जानती है तो मैनेजमेंट की अथोराइजेशन ज़रूरी है पहले लेनी। फिर उसके बाद मैथड ऑफ कम्युनिकेशन, वही रिटर्न ओरल कैसा रहेगा मैथड ऑफ कम्युनिकेशन। फिर थर्ड पार्टी की एबिलिटी जानना भी जरूरी है, अगर थर्ड पार्टी इलिटरेट है तो आपकी एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स आना ही नहीं है। तो थर्ड पार्टी की एबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड। RMM आइडेंटिफाई करेंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, बहुत हाई है तो फिर वहाँ पे आप ध्यान से लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, और लो है तो आप फिर नेगेटिव भी ले सकते हैं। असर्शन बीइंग एड्रेस्ड का मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है हम वही इन्फॉर्मेशन अपनी एक्सटर्नल कंफर्मेशन में वेरीफाई करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैनेजमेंट ने बोला कि मैंने मिस्टर ए से 5 लाख रुपए उधारी ले रखे हैं, तो आप वो ही एक्सटर्नल कंफर्मेशन इसके अंदर वेरीफाई करवाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद एक्सटर्नल कंफर्मेशन अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर दे लेने से तो रीज़न, इम्प्लीकेशन एंड मॉडिफाई एज पर 705। एक्सटर्नल कंफर्मेशन आती नहीं पार्टी से तो वहाँ पे हम अदर ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स लगाएंगे, और अगर फिर भी हमें नहीं एविडेंसेस ऑब्टेन होते तो इम्प्लीकेशन देख लेंगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे। तो और लास्ट क्वेश्चन, नेगेटिव कंफर्मेशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो 4 ही जगह यूज़ होती हैं, जहाँ पे लो RMM है, जहाँ पे पॉपुलेशन होमोजीनियस है, सिमिलर नेचर की है, जहाँ पे एक्सेप्शनल रेट कम है मतलब अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस कम है, और जहाँ पे ऑडिटर अनअवेयर है थर्ड पार्टी की एबिलिटी के बारे में, मतलब ऑडिटर को ऐसे लगता है कि थर्ड पार्टी नॉलेजेबल है तो वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन नेगेटिव भेज रहा है इस बेस पे। ठीक है, तो ये था हमारा 505। रिकैप ले लें 505 का भी। एक्सटर्नल कंफर्मेशन मीनिंग टाइप्स थे, पॉजिटिव, नेगेटिव। एरिया एग्जाम्पल थे, थर्ड पार्टी जितनी भी हैं हमारी। फिर था हमारा प्रोसीजर DSDS। फिर प्रोसीजर में क्वेश्चन था कि डिज़ाइन के लिए फैक्टर्स कौन से ध्यान में रखने चाहिए। फिर था हमारा नेगेटिव कंफर्मेशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, 4 जगह यूज़ होती है जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर दे एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने से या एक्सटर्नल कंफर्मेशन पार्टी से आती नहीं तो इन 2 केसेस में ऑडिटर का कैसा रिस्पॉन्स रहेगा। तो ये था हमारा SA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। नेक्स्ट आ जाइए 510 पे, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। ऐसे 510 बात करता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस की। तो ये बोलता है ऑडिट प्रोसीजर, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होता क्या है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ये कहता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट या तो आप पार्टी की फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं, या तो आप पार्टी की फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं या पार्टी की ही फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रही है।
या तो सामने वाले क्लाइंट की फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रही है, या फिर आप उसके फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं, आप उसके ऑडिटर फर्स्ट टाइम है, मतलब उसकी पहले हो चुकी है, किसी और ने कर दी है, पर आप फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं, या फिर पार्टी की फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रही है। तो इन दोनों ही केसेस में ये ऐसे ट्रिगर होता है, इनिशियल ऑडिट, एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस। ये ऐसे 3 चीज़ों के बारे में बात करता है। क्या क्या? ओपनिंग बैलेंसेस, अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रीवियस ऑडिटर रिपोर्ट, प्रीडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको लास्ट से स्टार्ट करवा देती हूँ। प्रीवियस ऑडिटर रिपोर्ट। प्रीवियस ऑडिटर रिपोर्ट में क्या है, अगर प्रीवियस ऑडिटर की रिपोर्ट मॉडिफाई है और वो मॉडिफिकेशन जिस मैटर की वजह से हुई है वो मैटर करंट ईयर में भी इम्पैक्ट डाल रहा है और वो अभी तक अनरिजोल्व है, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, तो प्रीवियस ऑडिटर की रिपोर्ट अगर मॉडिफाई है और वो मैटर आज भी करंट ईयर में इम्पैक्ट डाल रहा है तो हम अपनी रिपोर्ट भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर देंगे अगर वो मैटर अनरिजोल्व है। अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है और विदाउट रीज़न चेंज हुई है। रीज़न क्या हो सकता है? बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस, लॉ चेंज हुआ है, या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ चेंज हुई है। अगर इन सब के अलावा कोई और रीज़न है जो जस्टिफेबल नहीं है एज पर ऑडिटर, या फिर कोई विदाउट रीज़न इनकन्सिस्टेंट है, तो ऑडिटर वहाँ पे क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा अपनी रिपोर्ट को। ठीक, लास्ट ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस की पहले वेरिफिकेशन कैसे होगी? तो मोस्ट रिसेंट एफएस देख लीजिए, साई ऑब्टेन कीजिए कि करंट बोट फॉरवर्ड ढंग से हुए हैं या नहीं हुए हैं ओपनिंग बैलेंसेस को, प्रीवियस ऑडिटर की रिपोर्ट को चेक कर लीजिए, एडिशनल प्रोसीजर लगा लीजिए। और फिर उसके बाद अगर आपको मिस स्टेटमेंट मिलती है तो 2 सिनेरियो हैं। अगर आपको एविडेंस मिल जाते हैं तो आप क्या ओपिनियन दोगे? क्वालिफाइड या एडवर्स। और अगर आपको एविडेंस नहीं मिलते हैं तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। ठीक है, तो ये था हमारा ऐसे 510 ओपनिंग बैलेंसेस जिसका प्रोसीजर है और 2 तरह के ओपिनियन है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल जाती है, एविडेंस भी मिल जाते हैं तो क्वालिफाइड एडवर्स, अगर एविडेंस नहीं मिलता है तो क्वालिफाइड डिस्क्लेमर। फिर कंसिस्टेंट नहीं अकाउंटिंग पॉलिसी तो मॉडिफाई कर देंगे ओपिनियन। नेक्स्ट उसके बाद प्रीवियस ऑडिटर की रिपोर्ट मॉडिफाइड है तो अकॉर्डिंगली खुद की भी मॉडिफाई कर देंगे। तो ये था हमारा 510। नेक्स्ट आ जाइए 520 520 बात करता है एनालिटिकल प्रोसीजर की। ये क्या बोलता है इससे? ये बोलता है एनालिटिकल प्रोसीजर 520, ये बोलता है 520 एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे, ये कहता है कि हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे कुछ सिचुएशंस में। एनालिटिकल प्रोसीजर होता है क्या? एनालाइज करना, मतलब हमारे पास ना प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है या फिर ट्रांजैक्शंस की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो हम वहाँ पे पर ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर सकते, तो हम एनालाइज करते हैं वहाँ पे, मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर कहाँ लगता है? जैसे हम कॉस्टिंग में अगर आपको ध्यान हो तो एक सर्विस सेक्टर के नाम से ना चैप्टर हुआ करता था, वहाँ पे हम वो होटल रूम रेंट निकालते थे कि डबल बेड है, सिंगल बेड है, कितने फ्लोर्स हैं, कितने रूम्स हैं, अकॉर्डिंगली हम उसका रेम्यूनरेशन कलेक्ट कर लेते थे कि रेम्यूनरेशन इतना बनता होगा, 80% 20% ऑक्यूपेंसी है, सीजनल है, तो वो उस अकॉर्डिंग रहता था। ऐसे ही क्या रहता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर भी इसी तरह लगता है। जैसे मान लीजिए मैं वोडाफोन की ऑडिट करने गई हूँ तो वहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन तो चेक करना इम्पॉसिबल है। वहाँ पे कौन सी ऑडिट होती है? सिस्टम ऑडिट। जिस सिस्टम ने वो ट्रांजैक्शंस कंडक्ट की हैं मैं वो सिस्टम चेक कर लूँगी। अगर उस सिस्टम में सही है ट्रांजैक्शन, वो सही ऑपरेट करता है, तो वो 1 ट्रांजैक्शन भी सही करेगा और 1 करोड़ ट्रांजैक्शन भी सही करेगा, 10 करोड़ ट्रांजैक्शन भी सही करेगा। तो उस सिस्टम को हम चेक कर लेते हैं वहाँ पे जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या? फाइनेंशियल का फाइनेंशियल डाटा से, फाइनेंशियल का नॉन फाइनेंशियल डाटा से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। फाइनेंशियल का फाइनेंशियल से कैसे? जैसे रेशियो एनालिसिस कर लेना, फिर उसको कंपेयर कर लेना। फाइनेंशियल का नॉन फाइनेंशियल से कैसे? जैसे मान लीजिए इन्वेंट्री रखा है 10 बाय 10 के कमरे में और मैं बोल दूँ 10 बाय 10 के कमरे में भाई 5 करोड़ का इन्वेंट्री है, पर उसकी ऑक्यूपेंसी नहीं है 5 करोड़ का इन्वेंट्री रखने की, तो फिर वहाँ पे हम नॉन फाइनेंशियल डाटा का फाइनेंशियल डाटा से कंपेरिजन करते हैं, तो उसे बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कैसे होता है? प्रायर पीरियड आइटम चेक करके, ऑडिटर एक्सपेक्टेशन से, ऑडिटर की क्या एक्सपेक्टेशन है, एंटिसिपेटेड रिजल्ट से, और सिमिलर इंडस्ट्री नॉर्म से, उस इंडस्ट्री में क्या नॉर्म चल रहे हैं। तो इन चारों से कंपैरिजन करके हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं। फिर हमारा पूरा प्रोसेस है, मीनिंग मैंने आपको बता दिया, कंपैरिजन भी बता दिया। एनालिटिकल प्रोसीजर का प्रोसेस है पूरा
ये क्या बोलता है एनालिटिकल प्रोसेस का प्रोसीजर? सबसे पहले हम चेक करेंगे सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी का मतलब क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर कौन से सर्कमस्टांस में लगना चाहिए। तो जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पे अनसोफिस्टिकेटेड प्रिडिक्टिव मॉडल्स है, मतलब जहाँ पे प्रिडिक्शंस का स्कोप है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं, और पर्टिकुलर सैप जहाँ पे परफॉर्म हो। पर्टिकुलर सैप का मतलब क्या है? जहाँ पे टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करना हो, या जहाँ पे जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है वो इन्फ्लुएंस होती है। और एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने से हमें इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे वहाँ पे, तो हम वहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं। फिर उसके बाद रिलायबिलिटी ऑफ डाटा चेक करेंगे, मतलब जो हमें डाटा मिल रहा है, मतलब सिमिलर इंडस्ट्री नॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं, प्रायर पीरियड आइटम से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो डाटा भी तो सही होना चाहिए ना। तो वो डाटा कैसे मिलेंगे? सोर्स क्या था इन्फॉर्मेशन का, कंपैटिबिलिटी है या नहीं है इन्फॉर्मेशन की, कंपेरेबिलिटी। फिर उसके बाद नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसी है, और कंट्रोल कितना है इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारा। फिर उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन डेवलप करेंगे, मतलब कि हम इतना ऑडिटर मतलब इतनी डेविएशन आए तो वो अफोर्ड कर सकता है, उसका ओपिनियन चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 5000 का मैंने बोला कि अगर डिफरेंस आता है तो मेरे को मैटर नहीं करता। फिर उसके बाद हम देखेंगे कितना डिफरेंस आया अमाउंट में, हमारे टॉलरेंस लेवल के अंदर है या बाहर है। अगर हमें एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, अगर नॉन एक्सेप्टेबल है तो हमारे एक्शन क्या रहेंगे? इंक्वायरी कर लेंगे मैनेजमेंट से और फैप कर देंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा के देख लेंगे। तो ये था हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर। रिकैप ले लें इसका भी। 520, तो इसमें मेन मीनिंग है, कंपैरिजन किसके बेस पे होता है, और इसका पूरा प्रोसीजर है। प्रोसीजर में भी 5 हैं हमारे। सूटेबिलिटी चेक करेंगे, रिलायबिलिटी, फिर रेंज डेवलप करेंगे, फिर डिफरेंस चेक करेंगे, इधर एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल। नॉन एक्सेप्टेबल के केस में इंक्वायरी करेंगे और फैप लगाएंगे। तो ये है हमारा पूरा एनालिटिकल प्रोसीजर। तो अभी तक हमने ऐसे कर लिया आज फटाफट। 500 ऑडिट एविडेंस, 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम, 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस, 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 500 की सीरीज़ कंप्लीट करवाने वाली हूँ, और फिर उसके बाद आपका एक 500 की सीरीज़ का टेस्ट कंडक्ट होगा। डन। तो अब 500 की सीरीज़ हमारी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। होप सो आपको समझ आया हो। और ऐसे में मैंने हमेशा आपको राय दी है, क्या राय दी है बच्चों, कि जब भी आप क्वेश्चन करें ऐसे के, तो आपके दिमाग में होता है कि 500 पे है क्वेश्चन, क्योंकि बाइफर्केशन तो दे रखी होती है हर क्वेश्चन बैंक में। उसको दिमाग से निकालिए और उस क्वेश्चन को इस तरह पढ़िए कि आप वो ऐसे को क्लिक कर पा रहे हैं पेपर में कि उस पर 500 ऐसे क्यों हिट हुआ है, या आपको लग रहा है कि कोई और ऐसे हिट होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको वो ज़रूर ध्यान देना है क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। और आपको साथ के साथ MCQ की अब रिकॉर्डिंग्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। हमारे 100 इंडिविजुअल MCQ हैं और 30 केस बेस्ड सिनेरियो है। तो आपको 5 क्लासेस मिलेंगी टोटल। डेली 20 इंडिविजुअल MCQ कवरअप होंगे उसके अंदर, और 6 केस बेस्ड सिनेरियो, लॉ के भी और ऑडिट के भी, ठीक है। तो आपको MCQ की भी सेपरेट क्लास मिलेंगी। और अब हम ऐसे जल्दी से जल्दी जितनी सीरीज़ हो सकती है कंप्लीट करके आपको मैं चैप्टर्स कंप्लीट करवाती हूँ जो हमारे पेंडिंग रहते हैं। डन। और ऑडिट कॉन्टिन्यूटी में रखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, अब भी बोल रही हूँ, अगर आपने कर भी लिया रिवीजन तो आप कॉन्टिन्यूटी में रखिए एंड तक, ऑडिट को मत छोड़िए। डेली 1 आवर ज़रूर पढ़िए अपनी ऑडिट, तो ऑडिट को कॉन्टिन्यूटी में रखिए। और कुछ बच्चों की मेरे पास क्वेरीज पेंडिंग है कि मैडम कैसा कौन सा मटेरियल रेफ़र करें, क्या स्ट्रैटेजी रखें अब पढ़ने की, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो उसके लिए मैं आपको सेपरेट क्लास में मैं आपको इन्फॉर्म मतलब आपको बता दूंगी कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, और अब इस टाइम पे हमें किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको मैं 500 की सीरीज़ नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवाती हूँ। जल्दी जल्दी इनका क्विक रिकैप ले लीजिए, जितने भी ऐसे हुए हैं हमारे, कितने हो गए हैं, 5 ऐसे हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी से इनको पढ़ लीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास देखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।